नमस्कार, मैं अनिल तालान और आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर है। तो गाइस, साक्ष्य को हम प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य में बांटते हैं। लेकिन साक्ष्य का महत्वपूर्ण विभाजन परिस्थिति जन्य साक्ष्य तथा प्रत्यक्ष साक्ष्य है। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष साक्ष्य के बारे में बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष साक्ष्य की परिभाषा। ऐसा साक्ष्य जो साक्षियों द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा घटना के बारे में बताता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐसा साक्ष्य जो प्रत्यक्ष रूप से विवादक तथ्य को साबित करता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाता है। हम प्रत्यक्ष साक्ष्य को उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं। एक का बी की हत्या करने का आरोप है। सी तथा डी ने ए को बी पर पिस्तौल से गोली चलाते हुए देखा है। यहाँ सी तथा डी द्वारा दिया गया साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा, क्योंकि सी तथा डी ने घटना को अपनी आंखों से देखा है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यक्ष साक्ष्य का महत्व। प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि साक्षी विश्वसनीय है और झूठ नहीं बोल रहा है, तो एक आपराधिक मामले में अभियुक्त को सजा दी जा सकती है। परंतु प्रत्यक्ष साक्ष्य के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में साक्षी की संख्या कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। केवल एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य के आधार पर एक आपराधिक मामले में अभियुक्त को सजा दी जा सकती है। जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 134 स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं होगी। नो नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य का परिचय। इंग्लैंड में आंगल विधि के इतिहास में परिस्थितिजन्य साक्ष्य का कोई महत्व नहीं था, परंतु बाद में इसके महत्व पर जोर दिया गया और एक लीगल मैक्सिम का जन्म हुआ, जिसमें कहा गया कि साक्षी तो झूठ बोल सकते हैं परंतु परिस्थितियां नहीं। दैट इज विटनेसेस मे लाई बट सर्कमस्टेंसेस नेवर लाई। वर्तमान में आंगल विधि तथा भारतीय विधि में परिस्थितिजन्य साक्ष्य का बहुत अधिक महत्व है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपराधियों को दंडित किया है जिनमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की परिभाषा। ऐसा साक्ष्य जो विवादक तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से साबित नहीं करता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थितियों द्वारा यह प्रकट करता है कि विवादक तथ्य सही है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, परिस्थितिजन्य साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न मामलों द्वारा यह स्थापित हो चुका है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपराधियों को दंडित किया जा सकता है, परंतु ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि परिस्थितिजन्य नामक साक्ष्य की जंजीर की प्रत्येक कड़ी पूर्ण हो तथा न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि परिस्थितियां इस बात के बिल्कुल विपरीत हैं कि अभियुक्त निर्दोष है।
इस मामले में एक प्रसिद्ध प्रकरण है निशा स्त्री बनाम उड़ीसा राज्य का। इसके कुछ तथ्य हैं कि अभियुक्ता जो निशा स्त्री थी उस पर एक 7 वर्षीय बालिका की हत्या का आरोप था और कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था। केवल अभियुक्ता के विरुद्ध निम्नलिखित परिस्थिति जन्य साक्ष्य उपलब्ध थे। पहला पॉइंट, घटना के दिन अभियुक्ता मृतका के साथ घटनास्थल पर गई थी। दूसरा पॉइंट, घटना स्थल से अभियुक्ता वापस आ रही थी और बहुत तेज गति से चल रही थी। तीसरा पॉइंट, घटना स्थल से वापस आते समय अभियुक्ता के वस्त्रों पर खून के धब्बे थे। चौथा पॉइंट, घटना के दिन मृतका ने जिन बालियों को अपने कानों में पहन रखा था वे अभियुक्ता के बताने पर एक निश्चित स्थान से बरामद की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह धारण किया कि यदि उपरोक्त साक्ष्यों को अलग अलग देखा जाए तो इससे अभियुक्ता द्वारा मृतका की हत्या साबित नहीं होती है, परंतु यदि सभी साक्ष्यों को मिलाकर देखा जाए तो इससे अभियुक्ता द्वारा मृतका की हत्या साबित होती है। इसमें परिस्थिति जन्य नामक साक्ष्य की जंजीर की प्रत्येक कड़ी पूर्ण है और अभियुक्ता मृतका की हत्या की दोषी है। परंतु परिस्थिति जन्य साक्ष्य के मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि केवल एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर, चाहे वह कितना भी विश्वसनीय और विश्वास के योग्य हो, वह केवल इसलिए पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त को दोष सिद्ध कर सके। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने लखनपाल बनाम राज्य के मामले में यह धारण किया कि केवल यह तथ्य कि घटना के दिन अभियुक्त तथा मृतक एक साथ देखे गए थे अभियुक्त की सजा के लिए पर्याप्त नहीं है। गाइज, अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि प्रत्यक्ष साक्ष्य में साक्षियों की संख्या का होना आवश्यक नहीं है। केवल एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात आई विटनेस की साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है, जबकि परिस्थिति जन्य साक्ष्य एक चेन होती है, एक जंजीर होती है और एक जंजीर विभिन्न कड़ियों से मिलकर बनती है, विभिन्न लिंक्स से मिलकर बनती है। अगर विभिन्न लिंक्स आपस में कनेक्टेड हैं जो अभियुक्त को अपराध से कनेक्ट करती हैं तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा दी जा सकती है, जैसा कि निशा स्त्री बनाम उड़ीसा राज्य के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने धारण किया। और केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्य नामक जंजीर में केवल एक कड़ी है कि घटना के दिन अभियुक्त तथा मृतक को एक साथ देखा गया था। एक जंजीर का निर्माण नहीं होता है, अर्थात एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य का निर्माण नहीं होता है, जैसा कि लखनपाल बनाम राज्य के मामले में कहा गया, और वह अभियुक्त की दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकता है। और इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। गाइज, अगर आपको मेरा यह टॉपिक अच्छा लगा है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम अनिल तालान LLM है को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को पुश कीजिए, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँचे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।